Hello students, I am Kalpana Mishra. Welcome to my YouTube channel. Students, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बेटा हमने पहले सारा पढ़ लिया, आइज का स्ट्रक्चर, वर्किंग, उसके अकोमोडेशंस, डिफेक्ट, ठीक है, और डिफेक्ट की करेक्शन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर नंबर 10 में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो मैं आज बताऊंगी रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे करते हैं। ये देख रहे हो आप, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक मतलब फिगर दिखाई दे रही है आपको। ये जो है ये ग्लास का बना हुआ होता है, ये प्रिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें से जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि इसमें भी लाइट क्या होती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो पहले ये अंदर वाले दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर यहाँ से लाइट जो है अगले मीडियम में जाएगी। तो हमने पढ़ा ही हुआ है आप चैप्टर नंबर 10 में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी पॉलिश्ड एरिया से टकराती है और वो क्या होती है, बाउंस होके बैक आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम प्रिज्म का पढ़ेंगे। आप यहाँ ये देख सकते हो, ये साइंस लैब में आपको इस तरीके से प्रिज्म जो है दिखेगा। It is a piece of glass or any transparent material bounded by the triangular and three rectangular surface। ये क्या है, ग्लास का पीस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। कैसे ट्रायंगुलर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, और थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। रेक्टेंगुलर सरफेस कहाँ हो गया, आप देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। इसी तरीके से इसके पीछे भी एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसी तरीके से इसके नीचे भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक जो है दूसरी साइड भी क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। इस तो 1 and 2 and 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो आपको ये लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि एक ग्लास का ये पीस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रायंगुलर है, और ये क्या है, थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस है। द रेक्टेंगुलर सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसका रेक्टेंगुलर सरफेस होता है इसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया आपका, ये देखो ये हो गया, ये रेक्टेंगुलर, ये देखो ये हो गए आपके रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एजेस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो यहाँ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सारे रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि इसको रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग द एजेस। अभी ये भी बता दिया मैंने कि जो दो लाइंस होती हैं टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो जहाँ मिलती हैं वो उसकी क्या होती हैं, एजेस। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो ये है, ये कहाँ मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है, तो ये इसकी क्या हो गई, एजेस, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग एजेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एजेस। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एजेस, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एजेस। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, पहले तो सिंपल आपको पता लगना चाहिए क्या होता है। ये प्रिज्म है, मान लो यहाँ पर जो है अगर व्हाइट लाइट जाती है तो वो यहाँ से 7 कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो लाइट होती है वो दूसरे मीडियम में जाके क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। तो देखते हैं हम डिस्पर्सन। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनॉन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें लाइट जो है 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है। व्हेन लाइट, सनलाइट और बल्ब लाइट, चाहे सन की लाइट ले लो या फिर बल्ब की लाइट, इज अलाउड टू पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर। अगर किसी ग्लास प्रिज्म में इसको करते हैं तो ये क्या होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इट इज स्प्लिट बिकॉज
वी नाउ वाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। क्यों होता है? क्योंकि ये जो है वाइट लाइट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है? 7 कलर का कॉम्बिनेशन। मतलब एक वाइट लाइट में जो है वो कितने कलर हैं? वो 7 कलर हैं, ठीक है। तो कलर एंड ईच कलर ऑन एंटरिंग द प्रिज्म, और जो एक मतलब जब एंटर करते हैं, हर एक कलर जब एंटर करते हैं प्रिज्म के अंदर, गेट रिफ्लेक्टेड, तो क्या हो जाते हैं? वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं बाय डिफरेंट एंगल ड्यू टू द विच डिफरेंट कलर स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। जो रिफ्लेक्ट होते हैं सारे कलर वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे हमें स्क्रीन पे जो है 7 कलर जो है दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रम अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है। इस तरीके से यहाँ से आपको जो है क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जाकर अंदर देखो इसकी अलग अलग स्कैटरिंग हो रही है, अलग 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 जो है डिवाइड हो रही है अलग अलग एंगल पे। और उसके बाद यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो कलर किस तरीके से, इसको हम लर्न करना है अगर लाइन वाइज तो कैसे होगा? विबग्योर, नीचे से ऊपर विबग्योर। सबसे नीचे है वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वाइट लाइट जो है प्रिज्म के अंदर जाती है तो अलग अलग एंगल से क्या होती है? बेंड हो जाती है, जिससे हमें एक स्क्रीन पे जो है 7 कलर की एक स्पेक्ट्रम दिखाई देती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ आ गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द डिफरेंट कलर ऑब्टेन्ड आर, कौन कौन से कलर होते हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वेवलेंथ डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, रेड कलर। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है? यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ जो है रेड की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन स्कैटरिंग क्या होती है? कम। स्कैटरिंग क्या होता है? मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई लाइट जो है फॉल हो रही है, तो ये उस लाइट को क्या करता है? चारों तरफ क्या डिवाइड कर देता है, ठीक है। चारों तरफ क्या करता है? फैला देता है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो जो रेड कलर की स्कैटरिंग होती है वो कम होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है? ज़्यादा। इसी तरीके से हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इससे रेड, ऑरेंज, येलो इनकी स्कैटरिंग क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो रेड की है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? तो वायलेट की है। और स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी है? वायलेट की है। और स्कैटरिंग सबसे कम किसकी है? रेड की है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। रेड कलर जो होता है लीस्ट डाइवर्ट होता है। लीस्ट डाइवर्ट कम डाइवर्ट होता है, क्यों? क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन स्कैटरिंग क्या होती है? कम होती है। इसी तरीके से वायलेट कलर जो होता है वो मैक्सिमम डाइवर्ट होता है, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। द 7 कलर कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। अगर हम इन्हीं 7 कलर को वापस से कंबाइन कर दे तो वो किस में आ जाएंगे? वाइट लाइट में। जैसे कि इस एक आपको मैं बताऊंगी डायग्राम यहीं पर। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म में हमने वाइट लाइट को डाला। अब ये जो है ये मान लो ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने दूसरा प्रिज्म रखा लेकिन उसको उल्टा रखना है इस तरीके से। अगर ये 7 कलर इस प्रिज्म में गया तो ये फिर से जो पास होगा तो क्या हो जाएगा? वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 कलर को अगर हम रिकम्बाइन कर दें तो वो किस में आ जाता है? वाइट लाइट में चेंज हो जाता है। अब इसी एप्लीकेशंस पे हम देखेंगे रेनबो। रेनबो आपने देखा होगा ना, बारिश के टाइम में जब हल्की हल्की सी धूप निकल जाती है तो उस टाइम आपको रेनबो दिखाई देता है। 7 कलर की बहुत सुंदर सी इमेज दिखाई देती है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है? ये भी किस पे डिपेंड है? स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन मीन्स वाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना, ठीक है। उस टाइम जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम मीन्स अलग अलग कलर जो दिखते हैं, तो उसकी वजह से रेनबो बनती है, ठीक है। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट सनलाइट
बाय रेन ड्रॉप इन द एटमॉस्फेयर। तो ये किसकी वजह से होती है कि जब वो सनलाइट रेन ड्रॉप में से निकल के एटमॉस्फेयर में गुजरती है तो इच ड्रॉपलेट एक्ट एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म। तो वो जो एक छोटा ड्रॉपलेट है वो किसका काम करता है? प्रिज्म का काम करता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सनलाइट। हमेशा आपको रेनबो जो है अपोजिट साइड दिखाई देगा सनलाइट के। White light entering these raindrop different color rays are reflected through the different angle due to the which the rainbow is formed। जो ये वाइट लाइट होती है वो अलग अलग एंगल पे जो है फॉर्म्ड होती है, अलग अलग एंगल पे जो है चेंज होती है, इसलिए क्या होता है? रेनबो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पर कि ये वाइट लाइट जो है इस तरीके से, ये वाटर ड्रॉपलेट से जो कई बार एटमॉस्फेयर में ऊपर लटकती रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुँच पाती है। जब ये वाइट लाइट इसमें गई तो यहाँ पर क्या हुई? रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ। जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद यहाँ से ये क्या होता है? ये प्रिज्म का काम करता है। ये छोटी सी जो वाटर ड्रॉपलेट से प्रिज्म का काम करती है और फिर ये क्या होती है? अलग अलग कलर में क्या होती है? डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो जो है दिखाई देता है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ये किसके कारण होता है? जो हमारे एटमोसफियर में अलग अलग लेयर्स होती है उसके कारण। हमारे एटमोसफियर में क्या होता है? कहीं जहाँ पर सन है, ठीक है, जहाँ पर सन है वहाँ उसके नीचे क्या होगी? बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, थोड़ा कम गर्मी, थोड़ा कम गर्मी, थोड़ा कम गर्मी। मतलब ज़्यादा हॉट जहाँ पर होगा वहाँ कैसा मीडियम होगा? रेयर मीडियम होगा। आपने ये चैप्टर 10 में रेयर और डेंजर के बारे में पढ़ा होगा। और उसके नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वो मीडियम कैसा हो जाएगा? जैसा जितना कोल्ड होता जाएगा उतना ही वो क्या हो जाएगा? डेंजर मीडियम आता जाएगा। इस वजह से जो लाइट है रेयर टू डेंजर, डेंजर टू रेयर ऐसे जाते हुए तो वो अपनी जगह से क्या होती जाती है? मतलब अलग अलग होती जाती है, ठीक है। कई बार कहीं बेंड हो जाती है, कहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैविंग वेरी डेंसिटी। क्या होता है? एटमोसफेयर लेयर के कारण क्या होता है? अलग अलग लेयर्स हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है, डेंसिटी अलग अलग हो जाती है हमारे एटमोसफेयर की। अपर वंस आर रेयरर एंड लेयर्स क्लोज इन द अर्थ सरफेस आर डेंजर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ क्या होगी? जो है रेयर होगी, जहाँ हॉट होगा वहाँ पे रेयर होगी, जहाँ थोड़ा सा ठंडा होगा वहाँ क्या होगी? उसके अकॉर्डिंग डेंजर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं। आप कहते हैं ना स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, बट वो ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने में सारे एटमॉस्फेयर को कवर करके आना पड़ता है, इसलिए वो मैं आपको बताती हूँ। वाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग? When light form a star pass through the atmosphere, they mix continuously। जब एटमॉस्फेयर में लाइट आ गई तो मिक्स होती रहती है। So when the star is in line of the sight, it is visible, and when out of the sight, it is not visible. So they appear to twinkling, but planet क्या होते हैं? ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो एटमॉस्फेयर से स्टार्स जो है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स को उनकी लाइट को क्या करके पार करके आना पड़ता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे जो है पार करके हमारी आंखों तक पहुँचना पड़ता है। तो क्या होता है आपको पता है? लाइट जो है हमारी आंखों तक जो स्ट्रेट होती है वो नॉर्मल बिल्कुल प्रॉपर पहुँच जाती है। लेकिन अगर लाइट जो है ऊपर से आ रही है तो यहाँ पर जब मीडियम अलग अलग चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ कैसा होगा? कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, कभी रिफ्लेक्ट हो रही, कभी कहीं हो रही है, कभी कैसे मुड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आंखों तक जब लाइट पहुंचती है तो कई बार हमें वो दिखाई देती है और कई बार हमें वो नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से हमें क्या लगता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ट्विंकल कर रहे हैं। बट क्या होता है? वो ट्विंकल नहीं करते। एक तो वो हमसे बहुत दूर है और बहुत सारे एटमॉस्फेयर लेयर के हमारे पार करके हमारे पास आ रहे हैं, और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की कई बार लाइट किसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं हो रही है, जिग जैग बनाते हुए कई बार हमारी आंखों में पहुंच रही है, कई बार नहीं पहुंच रही है। तो इस वजह से हमें स्टार्स क्या होते हैं? ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बट प्लैनेट नहीं दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो है स्टार से हमारे पास बहुत नज़दीक है। स्टार बहुत दूर है लेकिन प्लैनेट जो है उनसे काफ़ी नज़दीक है हमारे पास। तो प्लैनेट आर वेरी क्लोज
to us due to which the size of apparent image is so large which fall outside the line of the sight due to which they do not twinkle. नज़दीक होने के कारण जो उनसे आने वाली लाइट्स है तो मोस्टली हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंच जाती है, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेनबो, ट्विंकलिंग स्टार, वाई जो है प्लेनेट नॉट ट्विंकलिंग। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज और सनसेट। जब एक्चुअल सनराइज होता है और सनसेट होता है तो क्या होता है, उससे 2 मिनट पहले हमें सन जो है दिखाई देने लग जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट जो है बाद हमें दिखाई देता है। ठीक है, मतलब एक्चुअल नहीं हुआ होता लेकिन हमें लगता है कि हाँ हो गया है, वो सनराइज हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। द सन इज विजिबल टू अस about 2 minutes earlier than the actual sunrise or sunset due to the atmospheric refraction। ये किसके कारण होता है कि अगर सन हमें विजिबल हो रहा है 2 मिनट पहले और एक्चुअल सनराइज और सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर देन इट सनराइज व्हेन इट्स कम क्लोज टू द हॉरिजन। तो क्योंकि वो हॉरिजन के बहुत नज़दीक होता है उस टाइम जब उसको सनराइज होने वाला होता है। अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में है तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझो तो प्रॉपर समझ आएगा। ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ में हम हैं, यहाँ पर हम हैं। ठीक है, अब यहाँ अर्थ से यहाँ पर ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन जो सीधी लाइन जा रही है वो क्या है, सॉरी एक बार फिर बताती हूँ, ये हॉरिजन है। ठीक है, जो सीधी लाइन जा रही है वो क्या है, और 2 लाइन हो गई, 1 मिनट। ठीक है, ये हॉरिजन है मान लो। तो हॉरिजन क्या बोलते हैं, जहां से हम स्ट्रेट देख सकते हैं वो उसका क्या है, हॉरिजन। एक्चुअली सन की पोजीशन मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब सन की जो रेज होती हैं वो क्या होती है, अर्थ पर आती हैं तो अर्थ की लेयर्स जो होती है यहाँ से ये टकरा कर क्या होती हैं, बैंड हो जाती हैं। क्योंकि हमारे आंखों तक पहुँच नहीं पाई है इसलिए हम सन को क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब सनराइज होने वाला होता है तो सन क्या आता है, हॉरिजन के नज़दीक आना शुरू हो गया, जहाँ पर हम विजिबल हर एक चीज़ को जो है देख पाते हैं। तो हॉरिजन के नज़दीक जब आ जाता है तो क्या होता है, मान लो हॉरिजन के नज़दीक आई, ये रेस गई तो ये एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, अब ये अर्थ की इस लेयर से बच गई। ठीक है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, एंटर करने के बाद हमारी आंखों में पहुंच गई, लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि वो अभी हॉरिजन से नीचे है। तो एक्चुअल इसका निकाला हुआ है टाइम कि ये जस्ट 2 मिनट का टाइम होता है कि सनराइज से पहले हमें सन जो है दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से सनसेट का है कि अब सनसेट के टाइम में क्या होगा, ये नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो है सनसेट हो चुका होगा नीचे, लेकिन हमें जो है हॉरिजन के अंदर एंटर करके हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, इसलिए हमें वो है क्या है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 2 मिनट पहले जो है हमें सनराइज और सनसेट दिखाई देता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन when it is the incident on the particles which has greater diameter is called scattering। तो स्कैटरिंग क्या होता है कि अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के हटी थी, ये मान लो कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई लाइट जो है इंसिडेंट हुई। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कलर्स को क्या करता है, चारों तरफ फैला देता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। ठीक है, तो मान लो ये जो कलर फैलाता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें वो पार्टिकल्स उसी कलर का दिखाई देता है। मान लो जो है ये पार्टिकल्स जो है वो रेड कलर का है। ठीक है, यहाँ पे वाइट लाइट गई, इसने क्या किया, जो रेड कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड कलर रिफ्लेक्ट किया, वो हमारी आईज में आया, तो हमारी आईज को वो पार्टिकल्स किस कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्कैटरिंग। अब आपको पता है स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा है ना स्काई कैसा होता है, ब्लू। तो क्या क्यों होता है, व्हेन व्हाइट लाइट passes through the atmosphere, violet, indigo and blue color encounter suspended particles. These waves are the absorbed and then scattering and are received by our eyes। तो हमने ये चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है
और ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें वॉयलेट जो हमारे रेनबो का कलर होता है उसमें वॉयलेट कलर जो है वो कम होता है। तो इस कलर से हमें कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हुई, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हुई। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है हमारी आंखों को। और द सन अपीयर येलो, और येलो कब दिखाई देता है, तो वायलेट, इंडिगो, आकाश तो हमें स्काई दिखाई दिया, लेकिन सन कैसा दिखाई देता है, येलो। कभी आप देखना, ठीक है। तो येलो कब दिखाई देगा, violet, indigo and blue color are scattering in the upper atmosphere, so the resulting light is yellow। ये तो ऊपर वाले क्या होगा, ऊपर ही स्कैटरिंग कर जाएंगे, ऊपर हमें आकाश तो जो है नीला नीला दिखाई देगा, लेकिन जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो सबसे लंबी वेवलेंथ पहुंचेगी। सबसे लंबी वेवलेंथ कौन सी है, रेड वेवलेंथ जो हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो इस वजह से हमें जो है सन वो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा, ठीक है। अब द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रॉइड्स। जो स्काई होता है, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उनको जो है ब्लैक डार्क क्यों दिखाई देता है, तो इस वजह से क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब वो जाते हैं, जब वो एस्ट्रॉइड्स जाते हैं ऊपर, तो उनको क्या होता है, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या वेवलेंथ उसकी जो किस पे डिपेंड होती है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होती है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर पे डिपेंड होती है। तो लेकिन अगर जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वो क्या होगा, उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी। स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ डार्क दिखाई देगा। स्कैटरिंग किसी भी कलर की नहीं होगी तो वहाँ पे सब कुछ क्या होगा, डार्क दिखाई देगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।